वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आपको बने रहना है पूरे सेशन में। एंड में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। PM Poshan scheme centered to bear additional cost of 425.62 crore in financial year 24-25 due to inflation. UAE advances in human rights milestone UAHR. Opposition's moves no confidence motion to remove Rajya Sabha chairperson, says he is biased. Over 77% of Earth's land became drier in last 30 years, UN report. और एंड में MCQs। तो चलिए पहले हम देखते हैं हमारा कल वाला सवाल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNG हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन, चलिए देख लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी US में। ठीक है, ये देख लीजिए आप मैप, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट में ये आता है USA। ठीक है, दिस इज USA और यहाँ पे है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे प्रेजेंट है UNGA के हेडक्वार्टर्स, आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे डिस्कशन पे। PM पोषण स्कीम सेंटर टू बेयर एडिशनल cost of 425.62 crore in financial year 24-25 due to inflation। देखिए इस स्कीम में क्या होता है, आपने सुना होगा है ना पोषण स्कीम के बारे में। इसमें एक टाइम का जो गरम खाना होता है वो बच्चों को मिलता है स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 hot cooked meal is served to 11.70 crore students studying in Bal Vatika in classes 1 to 8। ठीक है, और इतने 10.24 लाख गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ये स्कीम चल रही है ऑलरेडी। तो इसे पहले कहा जाता था नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, ये आपने याद रखना है। सवाल बन सकता है कि PM पोषण स्कीम को इससे पहले क्या कहा जाता था। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील। सितंबर 2021 में क्या हो गया, मिड डे मील वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। डेट आपने याद कर लेनी है, सितंबर 2021 में नाम चेंज हुआ था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने आपको बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली, दो तरह की स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया 1 हॉट कुक्ड मील। ठीक है, इन बच्चों को ये मिलता है स्कूल्स में, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में। ये इस स्कीम का लोगो है, अपने याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए इसका एम क्या है, किसी भी स्कीम का एक पर्टिकुलर एम रहता है, तो इसका एम देख लीजिए। पहले तो जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की, गवर्नमेंट का ये मानना है कि देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो शायद ये एक ऐसा रीज़न बन जाए कि चलो एक टाइम का खाना ही मिल जाएगा स्कूल में, तो उसी रीज़न से वो अपने बच्चों को स्कूल भेज दे। ठीक है, एनहांसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट। घर पे अगर आपको किसी रीज़न से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी एक मिल जाएगा उनके बच्चों को। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं स्कीम के। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है हंगर एंड एडुकेशन। ठीक है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हंगर और एडुकेशन की, तो इसको टैकल करने के लिए ये एक स्कीम जो है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने ये रखा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड पुअर चिल्ड्रन को, जो कि डिसएडवांटेज्ड सेक्शन को बिलोंग करते हैं, वो स्कूल में अटेंड करे, रेगुलरली अटेंड करे, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव रख दिया है गवर्नमेंट ने। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज होता है जो 8th क्लास से छोटे जो क्लासेस के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एम और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपने इसके मेजर पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि पहले इसे क्या कहा जाता था, कब इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, ये सारे, और एम ऑब्जेक्टिव तो आप याद रखिए। चलिए UAE एडवांसेस इन ह्यूमन राइट्स माइलस्टोन UAHR। पहले तो देख लीजिए UAHR है क्या।
UAHR, यूनियन एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से यूएई ने एडवांसमेंट करी है ह्यूमन राइट्स में पिछले कुछ समय से। तो ये जो एडवांसमेंट्स हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये अलाइन करती है SDG गोल्स के साथ, ठीक है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो SDG गोल्स हैं हमारे 17 SDG गोल्स हमारे होते हैं। अब देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, उनको नंबर वाइज भी याद रखना पड़ जाता है। तो SDG गोल्स में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन और कल्चरल राइट्स में यूएई का बहुत अच्छा एक स्टैंड रहा है, उन्होंने काफ़ी बेटर किया है इन सारे ही एरियाज में। ओके, द कंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड लॉज दैट एम्पावर women, protect children, the elderly and the workers। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं कंट्री ने जो कि women empowerment का ध्यान रखें और चिल्ड्रन, एल्डरली और वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है, एम्पावर और प्रोटेक्ट करें। ये है लोगो UAHR का, ठीक है, ये देख लीजिए लोगो। तो हमें देखना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से यूएई ने किन किन चीज़ों में बेटर किया है परफॉर्म, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस हमें देखने को मिली, नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज उन्होंने बनाई और ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आएगा क्या क्या। देखिए लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस कैसे, उन्होंने 55 न्यू लॉज बनाए हैं टू टैकल डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। 55 न्यू लॉज बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो भी इन एरियाज में, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सट्रीमिज्म पे, ठीक है। फिर उन्होंने काफी सारे प्रोटेक्शन दी है फॉर विटनेसेस एंड जुवेनाइल ऑफेंडर्स को, एंड एफर्ट्स अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी इन्होंने काफी सारे एफर्ट्स दिखाए। चलिए नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज देख लेते हैं। नियरली 40 नेशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एमिरेती वुमेन 2023 to 2031, यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल स्ट्रैटेजी। देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया है बहुत सारे एरियाज में। एक तो जेंडर बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी, जो कि एक हॉट टॉपिक रहता है आजकल ग्लोबली। तो एम्पावरमेंट को, वेमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इन सारे एरियाज में इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई है, पॉलिसीज बनाई है। ग्लोबल रिकॉग्निशन देख लीजिए। देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो 2024 का था, इन्होंने ग्लोबली 7th रैंक इनका है, और रीजनली मतलब कि अफ्रीका जो रीजन है, अफ्रीका और वेस्ट एशिया जो आता है, उस वो सारे रीजन में इनका फर्स्ट प्लेस आया है, ठीक है। तो लीड्स द वर्ल्ड इन द लैक ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स इंडेक्स ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आपको ये याद भी कर लेने हैं कि यूएई ने किन चीज़ों में अचीव किया, किन चीज़ों में उन्होंने बेटर परफॉर्म किया कि उनको रैंक 1 मिल गया, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, ये तो थी न्यूज़, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिए आप मैप में कि यूएई एग्जैक्टली लाई कहाँ करता है। ये देखिए दिस इज वेस्ट एशिया, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, इधर ऊपर यूरोप, ये है इंडिया। तो इंडिया के इस तरफ आप आओगे अरेबियन सी से होते हुए, इधर पर्शियन गल्फ आ जाएगा, इधर रेड सी आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको कंट्री दिख रही है, ये है यूएई विद कैपिटल अबू धाबी, ठीक है। इसके आसपास की आप कंट्रीज देख लीजिए, ओमान और भी काफी सारी यहाँ पे कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अबू धाबी, दुबई, ये जो मेजर सिटीज है यूएई की। ओमान आ गया, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो ये जो है, ये दोनों कंट्रीज इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। कैपिटल है अबू धाबी, और वहां की करेंसी देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। चलिए ऑपोजिशंस मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव राज्यसभा चेयरपर्सन, सेज ही इज बायस्ड। देखिए ऑपोजिशन ने क्या किया है, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेकर आए हैं।
उनका कहना क्या है कि जो हमारे प्रेजेंटली चेयरपर्सन हैं वो लोग ये एलिज कर रहे हैं कि देखिए, इन्होंने कहा है, उनकी ये स्टेटमेंट है दैट he had reduced the prestige of the position he presently occupies। ठीक है, तो ये इनके कुछ एलिगेशंस हैं हमारे चेयरपर्सन पे। देख लीजिए, पहले तो चेयरपर्सन होता, देखो चेयरपर्सन कौन होता है, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जितनी भी वहां पे मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट उनकी बैठक होती है, उसको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, उसको हेड करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये होता है। ये तो हो गया अपर हाउस का ना। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन होते हैं, ठीक है। ठीक है, चेयरपर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन द अपर हाउस, कंडक्टिंग इट्स बिजनेसेस एंड इंश्योरिंग दैट लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस आर carried out smoothly। ये जो सारी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस है ये स्मूथली चले, ये किसका काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है चेयरमैन की, ठीक है। चलिए, पहले तो जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के। तो अगर चेयरपर्सन को हटाना है, यहाँ पे हमने बात करी ना रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, तो अगर चेयरपर्सन को हटाना है तो उसके लिए हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं रिमूवल का प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन हम जिसे कहते हैं राज्यसभा के, उसका पहला पॉइंट आता है कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा में ही, लोकसभा में नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पहले पास होगा और वो इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, ओनली इन राज्यसभा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, resolution can be moved only after giving 14 days advance notice। 14 दिन का एडवांस नोटिस आप दोगे तभी वो रेजोल्यूशन जो है वो मूव हो सकता है, ठीक है। The removal resolution should be passed in the राज्यसभा by an effective majority। effective majority क्या होती है, देखिए जितने भी उस टाइम पे राज्यसभा के मेंबर्स हैं उसमें हमें मेजॉरिटी चाहिए, वो होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। और दूसरी तरह आती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग, ठीक है, उसमें अगर मेजॉरिटी हमें मिल गई तो वो कहलाती है सिंपल मेजॉरिटी। इफेक्टिव उससे थोड़ी अलग रहती है, उसमें जितने भी करंट मेंबर्स होते हैं किसी भी हाउस के उसमें हमें मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो इसने हमें बोला कि रिमूवल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। दूसरा, when a resolution for the removal of the chairman of the Rajya Sabha is under consideration, he cannot preside over a sitting of the house। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसी का केस जो होता है, इसी का उल्टा केस रहता है लोकसभा में। देखिए लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं उस टाइम पे उनके रिमूवल के, अगर उनका रिमूवल का जो रेजोल्यूशन चल रहा है फिर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, he or she can be present, speak in the house and take part in the proceedings but cannot vote even in the first instance, ठीक है। वो वोट नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे। और इसी का उल्टा होता है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है अगर उनके अगेंस्ट या फिर उनके रिमूवल में कोई रेजोल्यूशन चल रहा है तो भी वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, मैंने आपको भी बताया। तो ये रहता है प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही हमारे चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट को जब हम हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन भी हट जाएंगे। Over 77% of Earth's land became drier in last 30 years। UN की रिपोर्ट के हिसाब से 77% जो है हमारे अर्थ का वो ड्राई हो चुका है।
देखिए अब इसके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ग्लोबल इशू, हम सबके लिए एक इशू है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यूएन की रिपोर्ट है, तो यूएन काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसकी रिपोर्ट्स जो है तो उससे तो हमें कंसिडर करना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए पास्ट 3 डेकेड्स का मतलब है पास्ट 30 ईयर्स में, पिछले 30 सालों में 77% ऑफ लैंड हैज बिकम ड्राई, जो कि एक बड़ा इशू है। इसके जो थ्रेट्स हैं वो किसे फेस करने पड़ेंगे? एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ। अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, ये कह रहा है यूएन। ठीक है, की फाइंडिंग्स देख लीजिए रिपोर्ट की। इंक्रीजिंग ड्राइनेस इज लिंक्ड टू डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबली जो हम इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके ही जो ये जो डेटा है ये उसी का एक इफेक्ट है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? ड्राइनेस बढ़ रही है, यूएन रिपोर्ट ये कहती है। और इनका कहना है कि इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें इसी इशू को टैकल करना है। दूसरा, सस्टेनेबल लैंड यूज। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, दूसरा सस्टेनेबल लैंड यूज। ठीक है, तो ये एक ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं जिससे हम टैकल कर सकते हैं ड्राइनेस, इंक्रीजिंग ड्राइनेस ऑफ आवर ग्लोबल अर्थ। ठीक, चलिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स अफ्रीका और एशिया पे जो ये रिपोर्ट है उन्होंने बताया है कि अफ्रीका और एशिया पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका रहेगा। देखिए बिटवीन 1990, ये डेटा है तो डेटा को हम एज इट इज ही पढ़ते हैं। Between 1990 and 2015, the continent, African continent, approximately 20% of its GDP and further loss of 16% in next 5 years. ये इसका एस्टिमेशन है कि अगले 5 सालों में और 16% से घट जाएगी उसकी जीडीपी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। इसी के साथ एशिया के बारे में भी इन्होंने यही कहा है कि विद एन एक्सपेक्टेड जीडीपी लॉस ऑफ अबाउट 7% ड्यू टू सिमिलर कंडीशंस। एक्सपेक्टेड कितना है एशिया के लिए? 7% लॉस, और अफ्रीका में 16% लॉस। ठीक है, क्रॉप वल्नरेबिलिटी की बात करी इन्होंने, उसमें क्या बोला? मेज इन कीनिया फेसेस रिस्क, मेज प्रोडक्शन कुड डिक्रीज बाय हाफ इन 2050। 2050 तक इसकी जो प्रोडक्शन है कीनिया में, कीनिया एक साउथ अफ्रीकन देश है, उसमें उसकी जो प्रोडक्शन अभी इस टाइम पे हो रही है उसकी आधी हो जाएगी बाय 2050। इट्स अ मेजर कंसर्न। तो हमें क्या करना है? देखो जो मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए हैं, इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, यूएन रिपोर्ट जो कह रहा है कि, और सस्टेनेबल लैंड यूज, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हमें इन दोनों का ध्यान रखना है। पहले तो वाटर मैनेजमेंट हमें अच्छे से करनी है, वेस्ट नहीं करना वाटर को। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हो कि ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, वेस्ट ना करें पानी को। दूसरा, जो लैंड का यूज है वो सस्टेनेबल तरीके से करें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारी अर्थ, मदर अर्थ को बचा सकते हैं ये सारी चीजों से। ठीक है, चलिए अब हमारा डिस्कशन ओवर हो चुका है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरे डिस्कशन में से। Which of the following was the previous name of the प्रधानमंत्री पोषण स्कीम? ऑप्शंस है नेशनल मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, नेशनल स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो आप लोग आंसर बताइए वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not mentioned as a focus area of the sustainable development goals aligned with the UAE's human rights advancements? Health, education, environmental sustainability, social protection। चारों में से आंसर क्या है बताइए? environmental sustainability। Who is responsible for maintaining order and decorum in Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India? President of India, Prime Minister of India,
चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए आप बताइए इसका आंसर। चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। What is a major cause of increasing dryness as reported by the United Nations? United Nations की हमने रिपोर्ट अभी आखिरी में ही पढ़ी, तो उसका बताइए आप रीजन। ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग। डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज इज द बिग रीजन फॉर दैट। चलिए आपके लिए सवाल जो मैं रोज आपको देती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। सवाल क्या है? नेम द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का सेशन। होप आप लोगों ने एंजॉय करा हो, और एमसीक्यूज जो है वो आप प्लीज सॉल्व किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए, करंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।